हेलो, हेलो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है परिमल ओरांव। मैं जलपाईगुड़ी से हूँ, वेस्ट बंगाल और अभी शिवनाडर यूनिवर्सिटी में एमए इन रूरल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई वार्म वेलकम टू यू ऑल कि आप सभी मेरे इस इंटर्नशिप के प्रेजेंटेशन में मतलब उपस्थित हुए। तो वार्म वेलकम टू ऑल। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा। तो मेरा प्रेजेंटेशन बेसिकली रहता है कि इस समर वेकेशन जो हमारी थी, तो इस दौरान मैं पिपली तारा और समग्र सृष्टि के साथ में जुड़कर एक इंडिपेंडेंट इंटर्नशिप कर रहा था, जिसमें कि मुझे मेरे अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी जानने की, समझने की। और तो वो सारी चीज़ों को मैं सीखने के लिए इंटर्नशिप कर रहा था। तो उसके जो भी थे, तो मैं उसको प्रेज़ेंट करूँगा अभी। हेलो, क्या आप सभी को स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes, yes. मेरा ये प्रेज़ेंटेशन था समर वेकेशन का, कि समर में मैं दोनों ऑर्गनाइज़ेशन से कनेक्ट किया था और क्यूरियोसिटी थी कि जानने की कि रूरल लाइवलीहुड कैसे चल रही है और ऑर्गनाइज़ेशंस के कैसे रोल रहते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अहम एक इंटर्नशिप था। जैसे कि ये मेरा पहला इंटर्नशिप है, तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इसमें मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं एक मतलब सेकेंड ईयर अभी एमए रूरल मैनेजमेंट का एक विद्यार्थी हूँ, शिवनाडर यूनिवर्सिटी से, और बिलोंग करता हूँ एक ट्राइबल कम्युनिटी से, जो कि है अ, वेस्ट बंगाल में है। और जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली ट्राइब्स से मैं बिलोंग करता हूँ, जो टी स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ। और वहाँ के जो डेली जो लोग वगैरह रहते हैं, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं अपनी स्टडीज़ पहले मैंने कलिंगा से पढ़ाई की, उसके बाद में फिर शिवनाडर में मैं रूरल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा हूँ। और मेरा बहुत ही ये इंटरेस्ट है कि मैं समाज को और सामाजिक बदलाव को लेके उनमें काम करना चाहता हूँ, कि किस प्रकार से हम देख रहे हैं समाजों को, ये सारी चीज़ें। तो मैं ब्रीफ में ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशन में फ़िलहाल इंटर्नशिप कर रहा था। तो इन ऑर्गेनाइजेशन है वो पिपली तारा फाउंडेशन, जो कि अभी फ़िलहाल लखनऊ की है, बट यहाँ पे सूरत से सृजन एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है। और ये क्वालिटी एजुकेशन, लीडरशिप इन रिमोट एरिया, और एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी फ़िलहाल एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, बच्चों के साथ में, कम्युनिटी के साथ में एंगेज रह के काम कर रही है। और मैं यहाँ दूसरी संस्था भी है, तो मेरी इंटर्नशिप लगभग 2 संस्थाओं के साथ रही बेसिकली था। पौधा में इनका आस्था में काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर ये अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। उनमें से है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, सीड कंज़र्वेशन, वुमन एम्पावरमेंट और ग्राम सभा के जो बीच में है, इनका काम अभी रह रहा है। इस बीच में अगर आप लोगों के कुछ सवाल भी होते हैं, तो अगर पूछा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कहीं पे भी कुछ आ रहा है तो। सो ये इंटर्नशिप करने का मैंने क्यों सोचा, ये क्यों था इंटर्नशिप? तो जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, तो 1 साल से लगभग थ्योरेटिकल नॉलेज में समझ रहा था। तो इस बीच में मेरी क्यूरियोसिटी थी और मुझे जानना भी था कि रूरल कम्युनिटीज़ वग़ैरह की एक ग्रास रूट का एक वो एक्सपीरियंस, मेरा पहला एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें लेनी थी।
और वो प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस फील्ड का वो लेना था कहीं न कहीं मुझे। और यहाँ के जो समुदाय है छत्तीसगढ़ के और यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइब्स हैं, वो किस प्रकार से रह रहे हैं यहाँ पे, उनकी आजीविका किस प्रकार से है, उन्हन क्या है, जो को एक तरीके से ब्रीफ में समझने के लिए कि किस प्रकार से वो लोग रह रहे हैं या ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और उनका अभी जीवन का स्तर या एक तरह से देखूँ तो उनसे जुड़ना, ग्रास रूट में समझना बातें। तो ये सारी चीज़ें मेरी इंटर्नशिप के एक थी कि हाँ, इस वज़ह से मुझे इंटर्नशिप करनी है और ये संस्था जो मुझे ये चांस दिया, उसमें मुझे ये सारी चीज़ें देखने को मिली। थीम जो है मेरी इंटर्नशिप की कम्युनिटी लाइवलीहुड और एजुकेशन भी रही थी और इंटर्नशिप का जो है ड्यूरेशन मेरा था वो 18 जून से 26 जुलाई तक था जहाँ की मैं मतलब अंडरस्टैंड कर रहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस के भी कहीं न कहीं इंटरवेंशंस कैसे होते हैं ग्रास रूट्स में और वो किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है समाजों की। तो वो सारी चीज़ें समझनी थी इंटरवेंशन और बीच में तो ऐसे हैं जिनको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स वगैरह मिले हैं। तो फिलहाल वो कैसे चल रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स वगैरह या फॉरेस्ट अथॉरिटी ऑफिसर्स के साथ में उनका रिलेशनशिप वगैरह किस प्रकार से चल रहा है। तो एक वो ब्रीफ में उनको समझने के लिए कहीं न कहीं ये था। और इसमें हेल्थ ऑफ वुमेन्स भी मेरे थे कि हाँ, किस प्रकार वुमेन्स की हेल्थ रहती है और कहीं न कहीं गवर्नमेंट स्कीम्स को भी एक समझने का था कि वो ग्रास रूट्स में किस प्रकार से काम कर रहे हैं। सो इसमें मैंने मेथड्स जो है क्या-क्या यूज़ किए हैं, इसमें मैं उसको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि मेथड्स क्या-क्या यूज़ किए मैंने उसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले ये था मेरा मेथड्स कि इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ हुए मेरे बहुत सारे लगभग तो इंटरव्यूज़ लिए मैंने, उसके बाद में मैंने पीआरए कंडक्ट किया था, जिसमें ये था कि मैंने पूरे गाँव मतलब एक ऑब्जेक्टिव गाँव लिया था और उसमें मैंने सोशल मैप बनाया, उसके बाद में ट्रांज़ैक्ट वॉक पूरे गाँव में किया। फिर एक क्वेश्चनरी भी डेवलप की सर्वे के लिए कि किस प्रकार से मतलब किस प्रकार के सवाल या जो आउटकम मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ, समझने के लिए आया हूँ, किस प्रकार से वो बेस्ट निकल पाए। तो उसके लिए एक क्वेश्चनरी ये तैयार की थी मेथड्स में। फिर उसमें एक फ़ोकस्ड ग्रुप डिस्कशन भी रहा था एक विलेज में कि गाँव के मुद्दों को लेके चर्चाएँ हुई थी कम्युनिटी गोंड कम्युनिटी के साथ में, तो वो भी एक मेथड था। उसके बाद में होम विज़िट्स थे मेरे बहुत, जिसमें मैं घर-घर में जाके ये मतलब उनसे इंटरैक्ट करके, उनसे बहुत सारा इंटरैक्शन हो रहा था। उसके बाद में मैंने सर्वे लिया था, सर्वे किया। सर्वे जो मैंने मेथड यूज़ किए थे, वो था सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जिसमें मतलब ऐसा होता है कि ऐसे गाँव के मतलब रैंडमली जो हैं, जितने भी लोग हैं, जैसे कम्युनिटीज़ वगैरह हैं, तो उनके साथ में मिलकर उम, सर्वे कंडक्ट किया और उनका सर्वे लिया। फिर मैंने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जैसे हैं कि जैसे डॉक्टर्स वगैरह हो गए, तो उनके साथ में भी मेरा अ, इंटरव्यू रहा था और मेरे पास दोनों टाइप के क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा दोनों अवेलेबल थे, तो उनके एनालाइज़ करने के बाद में मतलब ये मैं यूज़ किए थे दोनों में। यहाँ तक क्या किसी के सवाल हैं?
ओके। सो उसके बाद में मैं ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में कुछ-कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ को एक प्रकार से धान की कटोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे धान की बहुत उत्पादन होती है, तो और ये बहुत पहले से चली आ रही है। तो ये है। उसके बाद में ये जो रीजन है, वो बहुत ट्राइबल कल्चर है, पहाड़ है और मेजर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से भी घिरे हैं। पानी के बॉडीज़ हैं और सॉइल भी यहाँ येलो एंड रेड सॉइल ज़्यादातर मिलते हैं। यहाँ पे एवरेज रेनफॉल भी 1200 से 1400 मिलीमीटर की होती है। और लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये रहता है कि इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद में भी फार्मर्स को कहीं न कहीं वाटर स्कार्सिटी से जूझना पड़ता है। तो मेरा जो फ़ोकस्ड एरिया रहा था, वो कोटोला एंड मरार टोला, जो अम्बागढ़ चौकी के उसमें स्थित है। तो ज़्यादातर मेरे डेटा के जो सोर्स भी रहे हैं, वो इन विलेजेस से रहे हैं और बाकी सारे विलेजेस जैसे भी हैं, जहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को लेके मैंने चर्चाएँ की थी। सो मैंने उसके बाद में सोशल मैप जो बनाया, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने सोशल मैप बनाया था अ, दक्कोटोला एंड मरार टोला का। यहाँ पे रिसोर्सेस भी आ रही है और कौन-कौन सी कम्युनिटीज़ कहाँ-कहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे ये जो है मरार टोला पे और एक तालाब वगैरह रिसोर्स और जो एग्रीकल्चर के रिसोर्सेस हैं और यहाँ से एक नदी जैसे एक नाला भी जाती है और ये पुल अभी फिलहाल में ही बना है। तो ये जो है सोशल मैप बना था, ये मैंने मदद ली यहाँ के लोकल जो आदमी रहते हैं, जैसे बच्चे वगैरह हो गए, तो उनकी हेल्प से भी मैंने कहीं न कहीं ये सोशल मैप को डेवलप किया। उसके बाद में जो है मैंने उसमें ट्रांज़ैक्ट वॉक किया था, जिसमें कि मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। जैसे कि यहाँ के हिल्स वगैरह में जो ट्राइबल्स कल्चर वगैरह भी हैं या जो किस तरह के वहाँ पे एक मान्यता वगैरह है, मंदिर वगैरह, तो उनकी वैल्यूज़ पता चली थी और एक तरह से पूरे देखने में मिला कि गाँव का किस प्रकार रह रहा है कि आदमी लोग किसमें ज़्यादा एंगेज्ड हैं, कहाँ पे कौन-कौन सी कम्युनिटीज़ रह रहे हैं और ज़्यादातर कि किसमें ज़्यादा वो लोग एंगेज्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे ट्रांज़िट वॉक के दौरान देखने को मिली। तो लगभग मैंने इसका पूरा एक गोल चक्कर लगाया था पूरा गाँव का। सो ये उसका है। अ, उसके बाद में मैं कम्युनिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जो इन विलेजेस में अभी फ़िलहाल रह रहे हैं। तो पहली है मरार कम्युनिटी जो कि ओबीसी में आती है और फिर गोंड भी है ट्राइबल एसटी और कुछ दलित परिवार भी हैं जो एससी में आते हैं। तो ये तीनों कम्युनिटी मरार बेसिकली एग्रीकल्चर में सारे लोग एंगेज्ड हैं। तो जिसमें ये लोग खेती करते हैं और कम्युनिटी है जो सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं कि और एक दलित एज्ड है। उसके बाद में मैंने डिस्कशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में भी किया था इंटरैक्शन वगैरह। तो ये उसकी तस्वीर है कि मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स लोग जो भी बाबू वगैरह थे तो उनके साथ में इंटरैक्शंस किए थे।
तो उससे भी बहुत मुझे जानकारी जैसे मिली और कहीं न कहीं मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि कम्युनिटी और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप हैं, दोनों के ओपिनियंस कैसे हैं एक-दूसरे को लेके और क्या-क्या सुधारें हो सकती हैं जैसे एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए और तो ये सारी चीज़ें मुझे डिस्कशन के दौरान पता चली थी। ये जब मैं जब मैं ये सारी चीज़ें जानकारी ले रहा था, तो उस बीच ये इंसिडेंट हुआ कि मतलब ये मेरे लिए बहुत एक अहम पल था जब लोगों को पता चला कि हाँ, ये देख रहा है, तो मुझे उन सब से बहुत ये आउटकम मिला, मुझे कहीं न कहीं एनर्जी मिली और तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पल था मेरे लिए जब न्यूज़पेपर में लोगों को थोड़ी बहुत भी जानकारी अगर मिली होगी इससे, तो उसके लिए मेरे रिसर्च के जो मेरा इंटर्नशिप था, उसके लिए बहुत ये अहम पल था। उसके बाद में मैं इनके बाद में जो है उनके कल्चर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने इंटर्नशिप के दौरान जो यहाँ के लोकल क्या-क्या कल्चर्स है, फेस्टिवल्स हैं, उन देखा मैंने। तो सबसे पहले था पोलो फेस्टिवल था जिसमें कि हफ्ता के किसी एक दिन में सभी लोग मतलब काम नहीं करते हैं, उस दिन घर पे रहते हैं तो और ये मतलब कम्युनिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो उस दिन खेती वगैरह या कुछ काम वगैरह नहीं करते। एक प्रकार से देखें तो हॉलिडे जैसा। तो बहुत सारे गाँव में ऐसा देखने को मिला। फिर एक हरियाली फेस्टिवल भी कहीं न कहीं मुझे देखने को मिला, जिसमें कि अ, किस प्रकार से ये लोग मतलब एग्रीकल्चर में जो है एग्रीकल्चर में जब बुआई होती है, तो उससे पहले किस प्रकार के ये लोग के ट्रेडिशंस वगैरह हैं। तो ये लोग खेती में किस प्रकार से कर रहे हैं और एक तरीके से सारे सामानों की पूजा कहीं न कहीं देखने को मिली। और एक वर्कशॉप ऑफ नेचर भी था कि नेचर के साथ में जो एक्चुअली ये जो है ज़्यादातर ट्राइबल्स में देखने को मिलती है कि ज़्यादा वो नेचर से जुड़े हुए हैं। तो मेरी इंटरैक्शन भी कम्युनिटी के दौरान जो हुई थी, तो उसमें मुझे ये देखने को मिली कि किस प्रकार से प्रकृति वगैरह की उनकी लाइफ़ में वैल्यू करती है नेचर, कि वो उनका पूजा करते हैं, फिर पेड़ों की, पत्तों की और इस तरह से बहुत सारे वो लोग कर रहे हैं। और उनके डिस्कशन से मुझे ये भी पता चला था कि उनके अभी जो मैरेजेस और ट्रेडिशंस हैं, तो उसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बदलाव आते जा रहा है। जैसे कि अभी जो अलग कम्युनिटीज़ में भी अभी लोग शादी-वादी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें देखने को मिली और किस प्रकार से वो लोग एक होता है कि वो कहीं न कहीं वो अल्कोहलिज़्म और वो जो महू वाला वो था, तो उससे कहीं न कहीं जो लोग पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं वो लोग बाहर भी आने को वो देखने को मिला मुझे। तो यहाँ से अगर किसी के कुछ सवाल होंगे तो ओके, सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से मेरे कुछ-कुछ फाइंडिंग्स जो हैं, जो मैंने इस इंटर्नशिप के दौरान लिया था, इसमें से बहुत सारे पर्सनल इंटरव्यूज़ हुए थे और सर्वे के द्वारा। तो इन सब के दौरान मुझे जो-जो थोड़े बहुत फाइंडिंग्स मिले, जो मुझे मिले उन सब चीज़ों से, तो मैं उनको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो जो कम्युनिटीज़ हैं, वो ज़्यादातर वेजिटेबल्स में जैसे सीज़निंग वगैरह में, तो कहीं न कहीं वो एंगेज्ड हैं, जैसे लेडीज़ फिंगर वगैरह, बीन्स, बिटर मेलन।
क्यूकम्बर, पम्पकिन है वो ग्रो करते हैं एग्रीकल्चर के दौरान, और ये ज़्यादातर मरार कम्युनिटी कर रही है। और मार्केट को भी कहीं न कहीं वो देखती हैं कि अ, जो भी सब्जियाँ वग़ैरह ज़्यादातर जाती हैं तो इस विलेज से जा रही हैं, तो ये विलेज बहुत ही एक अहम रोल भी अदा करता है, जिसमें कि दोनों कम्युनिटीज़ जैसे ये मार्केट्स में बेच रहे हैं, और यहाँ के लगभग लोकल मार्केट्स जितने भी हो रहे हैं, वहाँ पे लगभग इन विलेजेस के जो हैं आइटम जो हैं जा रहे हैं, वेजिटेबल्स मार्केट में जा रहे हैं। के बाद में मैंने सीज़न फूड क्या कि कौन-कौन से सीज़न में हार्वेस्टिंग कब हो रही है और बुआई कब हुई है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें मैं एक-एक करके थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पैडी का जो है, किस प्रकार से वो लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स के सीज़न वग़ैरह दिए हैं कि सोविंग हो रही है, तो इन सब का लगभग जून-जुलाई थोड़ा पीक सीज़न रहता है, जहाँ पे वो लोग करते हैं, और सितंबर के आस-पास में उनकी हार्वेस्टिंग वग़ैरह इस प्रकार से हो रही है। टोमेटो वग़ैरह, ग्रीन चिल्ली वग़ैरह, इन सब की लगभग सोविंग लगभग अक्टूबर के आस-पास में ये लोग कर रहे हैं। फिर जो इसकी कटाई वग़ैरह हो रही है और हार्वेस्टिंग, ये भी इसमें हो रही है मार्च वग़ैरह में। तो ये मैंने जो डेवलप किया है वो लगभग यहाँ के थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे मिली कि कम्युनिटी के साथ में इंटरैक्शन वग़ैरह करके, तो एक सीज़नल क्रॉप कैलेंडर जो कि नेचर बेस्ड है, कि नेचर में जब ये पारंपरिक तरीके से भी हो रहे थे, तो किस-किस सीज़न में कौन-कौन से हो रहे थे और इनकी बुआई कब हो रही थी, कटाई कब हो रही थी। तो इन सबको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो और इससे ये भी पता चलता है कि अ, यहाँ के जो लोग हैं वो एक्चुअली में एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ों में एंगेज्ड हैं। पर इसमें भी कम्युनिटीज़ जो हैं, मतलब गोंड कम्युनिटीज़ इन सारी चीज़ों में ज़्यादा एंगेज नहीं हैं। पर दूसरी कम्युनिटीज़ इन सारी चीज़ों में एक तरीके से धान के अलावा और इन सारी चीज़ों में वो लोग अभी जुड़े हुए हैं। हाँ। मेरा ये जो डेटा निकला था, ये बेस्ड है मेरे सर्वे डेटा के ऊपर में, जिसमें मैंने जैसे एवरेज लैंड होल्डिंग लोगों की जानने की कोशिश की। तो इसमें मतलब मेरा सैंपल साइज़ था 23 लोगों का था, तो उसमें मैंने क्वेश्चनरीज़ बनाए थे, तो उसके दौरान जो है मुझे पता चला कि यहाँ के लोगों की लैंड होल्डिंग्स कितनी होती हैं। तो मुझे उस डेटा के अनुसार जो मुझे पता चला, वो था कि लगभग 0 से 2 एकड़ के बीच में लोगों के पास में जो है लैंड होल्डिंग साइज़ थोड़ी ज़्यादा है। जैसे स्मॉल फार्मर्स जो हम कहते हैं, तो वो वाली ज़्यादा है इनके पास में, और 2 से 4 एकड़ वाले हैं, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिसको मतलब ज़्यादा एकड़ वाले भी हैं, पर वो कम संख्या में हैं। पर एवरेज जो है लैंड होल्डिंग यहाँ पे ज़्यादातर मुझे देखने को मिला, तो वो 0 से 2। तो ये लोग ज़्यादातर खेती वग़ैरह, पैडीज़ वग़ैरह और वेजिटेबल्स वग़ैरह में ये अपनी लाइवलीहुड को वो चला रहे हैं।
तो ओके, मेरा इनकम मुझे एंगेज्ड है, तो लगभग इनसे उनकी इनकम वगैरह कैसी हो रही है, किस प्रकार से उनको मतलब इनकम जनरेशन में मदद मिल रही है, नहीं मिल रही है, कैसे पर सिचुएशन है। तो उस डेटा के अनुसार लगभग 4 से 6,000 के बीच में मुझे सबसे ज़्यादा लोग देखने को मिले, जिसमें मतलब एनुअली भी देखेंगे तो 50 से 60,000 के आसपास में लोगों के एवरेज इनकम पड़ रहे हैं। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी मतलब एवरेज इनकम जो है 8,000 से ज़्यादा होती है मंथली की। उसके बाद में मुझे उस सर्वे के दौरान ये भी पता चला कि यहाँ की मेजर जो है सोर्स ऑफ इनकम लोगों की क्या है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन था मेरा कि हाँ, एग्रीकल्चर ज़्यादा है, पर कहीं न कहीं मुझे लोगों से वो सारी चीज़ें जाननी थी कि हाँ, किस प्रकार से है। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग इंगेज्ड हैं, लाइवस्टॉक भी है और लेबर वर्क में भी कई लोग जुड़े हैं, ज़्यादातर एसटी ट्राइब्स के होते हैं या एससीबी होते हैं ये लोग, तो ये लोग लेबर में भी जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब बहुत कम देखने को मिलती है और लगभग इन 2 गाँव में मुझे फॉरेस्ट के नहीं दिखे कि क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट इस इलाके के आसपास में नहीं है, तो फॉरेस्ट का सोर्स मुझे नहीं दिखा कि हाँ, इनकम किस प्रकार से हो रही है। उसके बाद में ये जो है कि वटर्स की जो समस्या जैसे कि मैंने पहले बोला था कि किस प्रकार से है। जैसे मैं अगर इस रीजन की ज्योग्राफी के हिसाब से देखता हूँ तो पानी का जो है एवरेज रेनफॉल बहुत यहाँ पे अच्छा है, पर लेकिन भी कहीं न कहीं किसानों को जो है बारिश में कहीं रेन फेड वो रेन पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पानी की समस्याएँ होती हैं बहुत बारी। तो इसमें मैंने मेंशन किया है कि जो मेरा सैंपल साइज़ था, उसमें कितने लोग ट्यूबवेल्स के यूज़ कर रहे हैं, पॉन्ड इरिगेशन कैसे कर रहे हैं और कितने लोग बारिश पे निर्भर हैं। तो उनमें से ज़्यादा-सा निकल के आया कि ज़्यादातर लोग बारिश पे निर्भर रहते हैं। अगर बारिश समय पे हो रही है तो अ खेती उनकी अच्छी होती है, नहीं तो लगभग उनको बहुत काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। और इसमें कहीं न कहीं ट्यूबवेल्स का भी जो है नंबर्स धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं कि जो लोग जो किसान ज़्यादातर वो बढ़ते जा रहे हैं, जो इनकमली या खेतों का लैंड होल्डिंग बढ़ते जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो भी सशक्त होते जा रहे हैं आर्थिक रूप से, वो कहीं न कहीं ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। और पॉन्ड इरिगेशन भी काफ़ी मुझे देखने को मिली यहाँ पे। तो लेकिन इसका मेजर जो वाटर की समस्या थी वो रेन थी जिसमें कहीं न कहीं और एक ये भी समस्या थी कि जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो बहुत ज़्यादा खेतों में भी चली जाती है, तो एक कहीं न कहीं समस्याएँ थी। यहाँ से आप लोगों को कोई सवाल है क्या? ओके। सो यहाँ पे जो मेरे अ, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के डेटा थे, उससे कहीं न कहीं एग्रीकल्चर के बारे में
कुछ-कुछ चीज़ें जो निकल के थोड़ी-सी सामने आई थी, मैं यहाँ पे उनको थोड़ा-सा मेंशन करता हूँ कि किस प्रकार से चीज़ें निकल के आई थी। तो सारे लोग एचआईवी सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स जो कि दुकानों में मिलती है, उन सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि अ, मतलब अब एक प्रकार से पारंपरिक कृषि को लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, भी मिलती तो ज़्यादातर एचवाईवी सीड्स का प्रयोग है और इनफेड है ज़्यादातर कहीं न कहीं चलन में चल रहा है और पेस्टिसाइड्स का तो चल रहा है जैसे तो एक तो छोटे जंगल वगैरह थे उनको साफ करने जो है बर्बाद हो गई थी। तो फिर उनको मतलब ये भी नहीं था कि अब क्या करना है। जो उन्होंने दवाई छिड़की भी थी, उनका अवेयरनेस नहीं था कि क्या करना है। दुकानों ने जो दिया वो यूज़ कर लिया, तो इस प्रकार से था। और ट्यूबवेल्स कहीं न कहीं और संख्या में बढ़ती जा रही हैं और पैडीज़ की भी हैं जो है ग्रोथ लोग ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं गवर्नमेंट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रह रहा है कि किस प्रकार गवर्नमेंट ज़्यादातर सब्सिडीज़ फार्मिंग में ये पैडीज़ और व्हीट जैसे क्रॉप्स पे ज़्यादा सेल मतलब खरीदी कर रही है, तो किसान भी ज़्यादा एनकरेज्ड हो रहे हैं कि अ, उसको उसी प्रकार से मतलब वो लोग ले रहे हैं और ज़्यादातर उसी को। तो जो पिछले टाइम से चलता भी आ रहा है, वो बदल रहा है कहीं न कहीं। और ये जितने भी फार्मर्स से मैंने सैंपल लिया था, सर्वे किया था, तो उसमें से लगभग सभी का मतलब बहुत लोगों का ये था कि वो लोग गवर्नमेंट को सेल करते हैं, तो उनके कमिटीज़ वगैरह बने हुए हैं, तो वो लोग उसमें गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं। ये लगभग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा दोनों के उससे निकल के आया था। मेरा उसके बाद में फील्ड विज़िट था भुरभुसी विलेज में भी था। तो वहाँ पे मुझे संस्थाओं की भी काम दिखी कि वो किस प्रकार से समग्र सृष्टि ग्रास रूट्स पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के बारे में बहुत कुछ पता चला कि किस प्रकार से वो लोग अ, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, लाइवलीहुड किस प्रकार से वो लोग की चल रही है। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी भी है कि वो लोग फॉरेस्ट को किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं, लाइवलीहुड किस प्रकार से चल रही है। तेंदूपत्ता वगैरह जैसे तेंदूपत्ता, महुआ कलेक्शन वगैरह उनका बहुत काफ़ी था। और फॉरेस्ट जो है, कहीं न कहीं एक बहुत ही एग्रीकल्चर के बाद में एक बहुत ही ये सोर्स था सेकंड सोर्स जिसमें कि ये कम्युनिटीज़ ज़्यादा डिपेंडेंट थे। तो उसमें ऑर्गनाइज़ेशंस का मुझे रोल दिखा कि कम्युनिटीज़ के साथ में सारी कुछ चीज़ें करी, फिर उनको किस हिसाब से परेशानी मुझे इंटरैक्शन के बाद में पता चला कि 4-5 सालों के बीच बाद में मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट वगैरह मिल रही है लोगों को और उसके बाद में मैनेज उसको कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से। तो लगभग किसी को भी अगर फॉरेस्ट जाना रहता है तो वो पहले कम्युनिटी से परमिशन लेते हैं, फिर जाते हैं फॉरेस्ट में। तो जितना भी फॉरेस्ट का निर्णय वगैरह है, वो ये लोग ले रहे हैं। और डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे मुझे रोल देखने को मिल रहा था कि जैसे डिस्कशन के दौरान भी कहीं न कहीं ये चीज़ें बाहर निकल के आई कि
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कम्युनिटीज़ के बीच में कैसे रिलेशनशिप्स हैं। तो ऐसा आ रहा था कि हाँ, फॉरेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी होनी चाहिए। तो एक तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलग व्यूज़ हैं और कम्युनिटीज़ के थोड़े अलग हैं कि मैनेजमेंट वो जो कम फॉरेस्ट के जो हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, पर एक प्रकार से कम्युनिटीज़ जिस प्रकार से मैनेज कर रही है, तो उसमें कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलती है। ये जो महिलाएँ हैं वो ये महुआ के हैं, जो उन्होंने इकट्ठा किए थे और इनको लगभग वो लोग सुखा के बेचते हैं, जिसमें लगभग अभी इसका सीज़न तो अभी फ़िलहाल ये लोग करके रख देते हैं, जब इनके हायर वो जब इनके सीज़न रहते हैं, तो ये लोग उनको सेल करते हैं एक साथ। और इसमें संस्था की भी मुझे भागीदारी दिखी कि किस प्रकार महुआ बैंक वग़ैरह की भी उन्होंने काम किया था। तो लोग कैसे खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट होके ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। सो इसके बाद में चैलेंजेस जो हैं मुझे इंटर्नशिप के दौरान क्या-क्या देखने को मिली और को मैंने ओवरकम करने के लिए क्या-क्या किया, वो सारी चीज़ें थी। तो इंटर्नशिप के दौरान लगभग मुझे भाषा जो है कहीं न कहीं बहुत मुश्किल लग रही थी कि जब मैं गोंड कम्युनिटी के साथ एक्शन कर रहा था, तो एक तरीके से उसमें मुझे कहीं न कहीं परेशानी हो रही थी। पर एक कनेक्शन ज़रूर था कि हाँ, ट्राइब्स हैं तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही थी कि इंटरैक्शन करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, उनको भी अच्छा लग रहा था। तो ये चीज़ और अभी जिस टाइप का सीज़न है, तो बारिश का सीज़न है, तो उसमें लगभग पूरी तरीके से जो रास्ते वग़ैरह हैं, वो बंद हो जा रहे थे। तो फ़ील्ड्स वग़ैरह जाने के लिए मुझे दिक्कतें कहीं न कहीं हो रही थी बारिश की वज़ह से कि और इस बीच में मुझे मेरे काम भी बहुत सारे रुके थे और ट्रैवलिंग के लिए जैसे कि कच्चे रास्ते वग़ैरह हैं, तो ट्रैवलिंग के लिए कहीं न कहीं और इस बारिश के सीज़न में मुझे चैलेंजेस लग रहे थे वो और जो ये सीज़न भी है कि धान की बुवाई का सीज़न है, तो मैंने उनके साथ में मतलब अभी जितनी भी महिलाएँ हैं, तो वो लगभग अभी बुवाई में चली जाती हैं, तो लगभग घर में ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं रहते हैं, तो हमको जो है वो देखने के लिए मिल रहा था। उसके बाद में है कि जब मैंने स्कूल विज़िट वग़ैरह लिए वो बहुत अ, पहली चीज़ थी वो मेरे लिए तो वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लग रहा था और एक चैलेंज ये था मेरे लिए कि हाँ, रेगुलर मेंटोरशिप की कि हाँ मुझे कहीं न कहीं एक ज़रूरत पड़ रही थी कि मुझे एक रेगुलर मेंटोरशिप चाहिए। लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च था, तो लगभग सारे जो हैं मेथड्स वग़ैरह या फिर एक तरीके से गाइडेंस वग़ैरह तो मुझे वो करनी थी। तो एक तरीके से जो भी मैंने थ्योरीज़ वग़ैरह में पढ़े थे, तो उसको मैंने ग्राउंड पे एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और इन सारे चैलेंजेस को कम करने के लिए भी जो है मतलब मैं बच्चों से थोड़ा-सा अनऑफ़िशियली बात करने की कोशिश कर रहा था और उनसे एंगेज्ड होने के लिए एंगेज्ड होने के लिए कोशिश कर रहा था। तो इससे मुझे लग रहा था कि मैं जितने अ, सॉरी
तो जितने बच्चों के साथ में मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने उसके लिए मैंने होम विजिट्स की और जैसे कि लोग शाम को अवेलेबल हो रहे थे, तो मैं शाम को उनसे बातचीत करने के लिए जा रहा था, क्योंकि वो दिन में अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही थी। तो इस इंटर्नशिप के दौरान मेरे लर्निंग्स क्या-क्या रहे थे और ऑब्जर्वेशंस क्या-क्या रहे हैं और रिफ्लेक्शंस क्या-क्या रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत बात करना चाहूँगा। जैसे कि लर्निंग्स मेरे रहे कि मुझे एक कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहा। मुझे कम्युनिकेशन से बहुत सीखने को मिली कि लोगों के साथ में बात कर रहा था, वुमेन्स के साथ में, बच्चों के साथ में, तो सबके साथ में एक इंटरैक्शन का जो तरीका है, उसमें कहीं न कहीं बदलाव था कि हाँ, कि किस प्रकार से कम्युनिकेशन और मेरी इम्प्रूव होनी चाहिए और वो कहीं न कहीं मेरी लर्निंग्स थी। पार्टिसिपेशन भी काफ़ी हद तक था कि मैं बाद में था, जैसे कि फ़िशिंग वगैरह गए हैं तो साथ देखने की वो कि किस प्रकार कर रहे हैं और जितने भी मेरे अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे प्यारे साथ में बहुत कुछ सीखा और उसके बाद में कल्चर्स के बारे में पता चला कि अभी किस प्रकार से कल्चर ट्राइबल्स में भी कहता हूँ कि किस प्रकार कल्चर चेंज होते जा रहे हैं धीरे-धीरे। तो वो सारी लर्निंग्स रही मेरे और इन दोनों ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ में जो है इंटर्नशिप के दौरान मुझे कहीं न कहीं इंटर ऑर्गनाइज़ेशन के स्ट्रक्चर्स की किस प्रकार काम करती है। जैसे कि एक ऑर्गनाइज़ेशन जो बहुत अनुभवी ग्राउंड लेवल पे है, फिर दूसरी भी है जो अभी ग्राउंड पे काम कर रही हैं, तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस आए दोनों ऑर्गनाइज़ेशन के साथ में। तो दोनों ही मेरे लिए लर्निंग्स रही थी। मेरा ये ऑब्ज़र्वेशन है मेरे से ज़्यादातर मैंने यहाँ पे इंट्रोवर्ट लिखा है तो सेल्फ को लेके मेरा अ, ऑब्ज़र्वेशन है कि जिस टाइप का मैं था कि थोड़ा-सा कम्युनिकेशन करने के लिए और लोगों से ओपनली बात करने के लिए मुझे कहीं न कहीं परेशानी होती थी। तो वो सारी चीज़ें मैं खुद पे भी नोटिस कर रहा था मतलब और ये मुझे कहीं न कहीं फ़ील्ड पे भी देखने को मिला। और ये मेरा ऑब्ज़र्वेशन भी था कि वुमेन्स जो है, उनका बहुत ही अ, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एग्रीकल्चर में। जैसे कि वो बुआई लगभग महिलाएँ करती हैं, उसके बाद में कटाई भी भला वो जुताई जितनी भी होती है वो अभी ट्रैक्टर्स के द्वारा कर लिया जाता है पर जितनी भी बुआई हो रही है, वो सब महिलाओं के द्वारा और उसमें कहीं न कहीं कुछ-कुछ पुरुष भी भाग ले रहे हैं। और उसके बाद में फिर घर के काम वगैरह भी हैं, वो सारे चीज़ भी मुझे देखने को मिली। उसके बाद में मुझे यहाँ के इकोलॉजी के हिसाब से फूड हैबिट्स भी बहुत देखने के लिए मिले कि किस प्रकार से लोग खाना-वाना खा रहे हैं मतलब उनकी डेली की क्या है, किस प्रकार से है, जैसे फिश वगैरह किस प्रकार से खा रहे हैं मतलब जो अवेलेबल हैं उनको कैसे कर रहे हैं और ऑब्ज़र्वेशन ये था कि मोनोपोली एक कहीं न कहीं एग्रीकल्चर में मुझे जो है पैडी की देखने को मिल रही थी कि जिसमें मतलब ओवरऑल पूरा ये देखने को मिल रहा था कि कैसे सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं और लोग भी उससे कहीं न कहीं मोटिवेट हो रहे हैं कि पैडी ग्रो करना है। तो ये सारी चीज़ें थी और ये रिफ्लेक्शन में मेरा ये था कि जैसे कि मैंने यहाँ के डॉक्टर्स वग़ैरह से बात किया था, तो उसके दौरान मुझे महिलाओं की स्थिति पता चली थी कि लगभग इस रीजन में जितने भी महिलाएँ हॉस्पिटल्स वग़ैरह जा रही हैं, तो ज़्यादातर 70% लगभग महिलाएँ हैं, जो डॉक्टर के दौरान मुझे पता चली, वो एनीमिक हैं।
खून की कमी उनको देखने को मिल रही है। तो ये मेरा रिफ्लेक्शन आ रहा था कि किस प्रकार से जो उनकी कामकाजी दिनचर्या है और उनका असर किस प्रकार से वुमेन्स के जो है हेल्थ पे पड़ रहा है। और पूरा मतलब उनको आके फिर डोमेस्टिक वर्क्स में भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली थी। तो एक्यूरेसी और डेटा तो मैंने ये जो है लगभग सर्वे वगैरह किए, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ भी थे। तो कहीं न कहीं मुझे पहले जैसे कन्वर्सेशन में मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जितने भी मैंने डेटा लिए हैं, कहीं न कहीं उसमें भी फ़ॉल्स हो सकते हैं। तो ये मेरा रिफ्लेक्शंस थी अ, जो भी मेरे लर्निंग्स या ऑब्ज़र्वेशंस रहे किस प्रकार से, जैसे कन्वर्सेशन में, तो उसमें कहीं न कहीं फ़ॉल्स भी आ सकता है। तो इसमें डिज़ीज़ भी मैंने लिखा है कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हेल्थ के ऊपर भी असर दिखा रही हैं। जैसे एक होता है कि कम्युनिटी के साथ में बहुत एंगेजमेंट के बाद में जैसे यहाँ की एक समस्या थी कि सिकल सेल्स वगैरह की भी, तो वहीं वहीं पे कम्युनिटीज़ की भी बहुत सारी भूमिकाएँ रहती हैं कि वो मतलब और इसपे डॉक्टर्स का भी ये था कि अ, किस प्रकार से उनको अवेयरनेस किया जाए कि ये एक जेनेटिक वाली इश्यू है और इसमें लगभग बहुत सारी अ जानकारी उनको प्राप्त होनी आवश्यक है। तो और लास्ट में था कि एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट की भूमिकाओं को लेके मेरा रिफ्लेक्शन था कि किस प्रकार से एक सरकार की किस प्रकार से इसमें भूमिका शायद होनी चाहिए कि जैसे पैडीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करके तो लोग ज़्यादा पैडीज़ ही उगा रहे हैं। तो वो मतलब मल्टीपल क्रॉप्स वग़ैरह या जो मिलेट्स वग़ैरह हैं उन पे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। कहीं न कहीं पीडीएस वग़ैरह भी है कि किस प्रकार से लोग पीडीएस वग़ैरह में खाना-वाना मतलब चावल फ्री में ले रहे हैं, फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें थी। तो अभी तक का मेरा जितना भी प्रेज़ेंटेशन डेटा था उसको मैं एक तरीके से देखूँ, थोड़ा उसको समेटने की कोशिश करूँ तो कहीं न कहीं एक वुमन सेंट्रिक अप्रोच सब में ज़रूरी है। एग्रीकल्चर में भी देखूँ तो मैं तो मेरे हिसाब से कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, एनटीएफपी में भी किस प्रकार से एंगेज्ड हैं और जैसे सारे प्रोड्यूसर जितने भी कलेक्ट करते हैं ज़्यादातर महिलाएँ, जैसे महुआ वगैरह हो गया, तेंदूपत्ता, तो ज़्यादातर महिलाएँ कर रही हैं। तो एक कहीं न कहीं वुमेन्स की सेंट्रिक अप्रोच मुझे देखने को मतलब कमी दिखती है उसमें और उनमें मतलब उनका हेल्थ भी अ, उस पे असर पड़ रहा है, हेल्थ में भी उसका असर पड़ रहा है। उसके बाद में इनकम जो है जनरेशन करने की तरफ एक मेरा ध्यान जाता है कि एनटीएफपी को किस तरीके से और कम्युनिटीज़ में बढ़ाया जाए। जैसे कि बुरबुशी वगैरह ये सारे जो विलेज जो कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट राइट मिल चुके हैं, उन सब विलेजेस में किस प्रकार से और ज़्यादा इनको बढ़ावा दे सकें, क्योंकि वो लोग लगभग पूरी तरीके से निर्भर हैं उस पे और बहुत सारे ये चीज़ें कर रहे हैं कि जैसे और उसमें संस्थाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं। और जो लोकल ट्रेडिशनल सीड्स थे, जो अभी हम हाई एचवाईवी सीड्स को देख रहे हैं, तो इसमें लगभग ये ऐसे सीड्स हैं जो जिनको खाद्य की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है और पानी भी इनको बहुत मात्रा में चाहिए होती है। तो और लगभग ये इस प्रकार से हो जाते हैं कि पहले तो ये बहुत अच्छे तरीके से दे पाते हैं, फिर लेकिन धीरे-धीरे प्रोडक्शन में कहीं न कहीं कमी दिखने को मिलती है, सॉइल फर्टिलिटी वगैरह भी की उपज धीरे-धीरे कम होने लगती है। तो एक लॉन्ग टर्म में शायद ये एक समस्या बन सकती है। तो अगर हम प्रमोट करें कि लोकल ट्रेडिशन शीट्स को किस प्रकार से करें, तो ये एक था। और ये था कि पेस्टिसाइड्स वगैरह के ऊपर डिपेंडेंसी
कम करने की ज़रूरत है। धीरे-धीरे इन चीज़ों में मुझे लग रहा था कि मैं इन चीज़ों को इस प्रकार से देखता हूँ कि अ, किस प्रकार से लोग ज़्यादा ही डिपेंडेंट है बट उनसे रिड्यूस करने की ज़रूरत है। फिर वाटर स्कार्सिटी भी देखने को मिली और ज़्यादातर लोग किसान प्रेफ़र करते हैं कि ट्यूबवेल्स वग़ैरह पर वो भी एक बहुत समस्या है क्योंकि वाटर्स लेवल को अगर हम देखते हैं तो फिर वो ग्राउंड वाटर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर वो धीरे-धीरे करके उसकी जो शेड्स वग़ैरह हैं, वाटर शेड्स वग़ैरह, तो अगर उसकी अच्छे से जानकारी ना हो तो पानी की समस्याएँ लगभग बहुत बढ़ सकती हैं। तो कुछ-कुछ चीज़ों को समेटने की कोशिश की थी। और आप लोगों ने मुझे सुना हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो थैंक यू परिमल फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत ही रिच था एंड आई थिंक आपने भी इंजॉय किया होगा इस प्रोसेस को और बहुत सी चीज़ें आपने भी लर्न की होगी और अनलर्न भी की होगी आई एम श्योर। तो आई थिंक हमारे बाकी जो भी साथी जुड़े हैं तो हम उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हेलो सभी को। मेरा नाम मोनिका है और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मध्य प्रदेश से हरदा जिले की हूँ और अभी मैं एमए इन रूरल मैनेजमेंट की छात्रा हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे परिमल का प्रेजेंटेशन सुन के, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी और क्योंकि मैं खुद भी गोंड कम्युनिटी की हूँ और मैं जानना चाहती थी कि क्या क्या चीजें परिमल ने लर्न की है। तो बहुत एक्साइटेड थी और बहुत सारी चीजें हैं जो परिमल ने बहुत अच्छे से बताई है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा एक सवाल है कि मैं कुछ कुछ चीजें छोड़ चुकी हूँ क्योंकि मैं अभी ड्राइव कर रही थी तो सुन नहीं पाई। मुझे बस ये जानना है परिमल कि आपको क्या चीज बहुत अच्छी लगी गोंड कम्युनिटी में स्पेशली। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, यस मोनिका। हाँ। सो मेरा गौंड कम्युनिटी के साथ में बहुत ही अच्छा ही रिलेशनशिप था मतलब जैसे उनके कम्युनिटीज़ के साथ में बैठा था, तो एफजीडीज़ भी हुए थे तो उन कम्युनिटीज़ के साथ में मेरे एफजीडी हुए थे। तो एक जो है उनमें जो एकता की भावना जो मुझे उस टाइम जो मुझे देखने को मिली थी और उसमें मुझे कहीं न कहीं वुमेन्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिखी थी। मुझे कहीं न कहीं जैसे दूसरे जगहों पे मुझे मैं जब जाता था बात करने तो कहीं न कहीं नहीं मिल रही थी। बट उस टाइम जब हम एफजीडी कर रहे थे तो उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी थी। तो मुझे वो चीज़ें देखने के लिए उस समय बहुत अच्छा लग रहा था उस कम्युनिटी में कि किस प्रकार से महिलाएँ बढ़-चढ़ के बोल रही हैं। और लेकिन जैसे कि मैंने बताया भी कि इतनी सारी जैसे वो पूरा दिन भर खेत में काम कर रही हैं, फिर अ अ, उम, घर पे भी आके काम कर रही हैं, बट उन्हें नहीं बर्डन है मेरे लिए, तो इस प्रकार से मुझे बहुत देखने को मिली। तो एक उनके साथ में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, उनके कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत पता चला कि और एक भाषा कहीं न कहीं मुझे दिक्कत दे रही थी उस समय। ओके, थैंक यू परिमल। हेलो परिमल, बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन रहा है। थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग। तो बस मुझे एक जानना था कि जो आपने इंटर्नशिप किया है तो वहाँ के मतलब जो यूथ है या जो बाकी भी लोग हैं, तो क्या उनमें पलायन का कुछ रेशियो आप बता सकते हैं कि अगर आपने जानने की कोशिश की होंगी
तो पलायन का क्या स्थिति है? और साथ ही में एक दूसरा थोड़ा डाउट था मुझे कि वहाँ के यूथ की एग्रीकल्चर में क्या रुचि दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती, या उनका एग्रीकल्चर की तरफ देखने का क्या नज़रिया है? तो इसके बारे में मुझे थोड़ा जानना था, तो प्लीज़। थैंक यू। हेलो राधा, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही अहम सवाल है। तो जैसे मैं यहाँ के कम्युनिटीज़ और जैसे लोगों के साथ में इंटरैक्शंस मेरे रहे थे, तो उस दौरान जो भी बातचीत निकल के आई, तो उसमें मुझे पलायन के ज़्यादा नहीं बात सामने आए। हालाँकि कुछ-कुछ 1-2 केसेस में ऐसे थे कि हाँ, लोग जा रहे हैं बाहर में, जैसे भिलाई वगैरह कोई-कोई जाते हैं, तो 1-2 कन्वर्सेशन में ऐसा निकला कि हाँ, पलायन कर रहे हैं। पर ऐसे बहुत लार्ज नंबर में ऐसा नहीं है कि पलायन कर रहे हैं। और यूथ का जो है, मैं देखता हूँ कि एक तरीके से कहीं न कहीं मुझे वो नहीं दिख रहा था कि हाँ, किस प्रकार से है, क्योंकि और इसको मतलब एक तरीके से कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि यूथ मतलब कैसे क्या सोच रही हैं बोल के। मुझे शायद इसमें बहुत विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखा तो बहुत में ऐसे थे भी जो एंगेज कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं भी थे जो मतलब अभी इस लाइन से डाइवर्ट होके दूसरे जगह पे वो कर रहे हैं। तो इसका एक सटीक आंसर शायद अभी मेरे पास नहीं है कि यूथ एग्रीकल्चर की ओर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। पर एक तरीके से दोनों तरफ रूट डाइवर्टेड दिखते हैं मुझको। ओके, थैंक यू परिमल। वेलकम। हाँ, बोल विनीता। हेलो एवरीवन, परिमल काफी अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और मैं काफी एक्साइटेड थी, वो अभी मुझे क्लियर हो पाया। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जब तुम विजिट करने जाते थे ना या डाटा लेने जाते थे, तो उस टाइम तुम मेल फीमेल दोनों से लेते थे, राइट? तो तुम्हारा जब तुम डाटा लेते थे, तो तुम्हारा केस में मतलब कैसे होता था? क्या मेल फीमेल को चांस देता था या फीमेल पहले बोलती थी, उसके बाद मेल बोलता था? मतलब पैट्रियार्की और पावर किस तरह तुम देखते थे वहां पे? परिमल आप म्यूट हो। अनम्यूट करो। सॉरी, हाँ, थैंक यू विनीता। तो जिस तरह से मैं फील्ड पे जा रहा था, तो होम विजिट्स भी काफ़ी रहे थे मेरे और ऐसे ही इंटरव्यूज़ ज़्यादा रहे थे। तो लगभग उसमें मेल्स की संख्याएँ ज़्यादा थी। मैं इंटर्नशिप के फर्स्ट वीक के दौरान भी मुझे ये कहीं न कहीं मुझे प्रॉब्लम दिख रही थी कि और मतलब ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि हाँ, मेरे जो भी सोर्सेज़ हैं उसमें महिलाएँ कहीं न कहीं वो अ, मतलब वो ज़्यादा इंक्लूड नहीं हो पा रही थी। एक तो मैं फर्स्ट टाइम किसी नए विलेज में जा रहा हूँ और शायद महिलाओं के साथ में बड़ा थोड़ा सेंसिटिव भी रहता है इश्यूज़ कि हम डायरेक्टली जैसे लड़कों के साथ में बात कर सकते हैं, शायद हम महिलाओं के साथ में ना कर सकें। तो वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम लग रही थी और वो मेरे से भी ऐसे हुई कि हाँ, कहीं न कहीं मेल्स की जो है ज़्यादा थी और फैमिली में भी मैं जाके देख रहा था, तो मतलब उस टाइम हाउसहोल्ड में मैं गया तो मेल्स थे, जैसे मेल्स वगैरह भी, तो ज़्यादातर मेल्स ही आंसर्स कर रहे थे सर्वे वगैरह के, तो हाउसहोल्ड्स के जो ओनर हैं, वही ज़्यादा कर रहे थे, तो महिलाएँ ज़्यादा नहीं दिख रही थी। उन्हीं के साथ में मतलब कैसे वो करें। पर हाँ, बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी देखने को मिला कि बहुत खुल के सामने आ रही थी कि हाँ, वो बता रही थी कि हाँ, किस प्रकार से हैं, तो ऐसी भी सिचुएशन आई थी। First of all, thanks Parimal for this presentation. It was really helpful.
मेरा कुछ सवाल थे थोड़ा और समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट को। जैसे आपने अलग-अलग समुदाय के बारे में बात की जो वहाँ पर है, गाँव में है, उनका कल्चर के बारे में भी काफ़ी बात किया। तो थोड़ा-सा मैं समझना चाह रहा था कि एक तो जो कम्युनिटीज़ के बीच में क्या डायनामिक्स है? जैसे आपने बोला दलित समाज भी है, ओबीसी समाज भी है और आदिवासी समाज भी है। तो उनका बीच का जो डायनामिक्स है, सोशल डायनामिक्स है, इकोनॉमिक डायनामिक्स है, तो उसके बारे में अगर आप बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा। और भी मेरे सवाल है, आप एक-एक करके कर सकते हैं। ओके, सो मुझे जो है समुदायों के बीच में जो डायनामिक्स देखने को मिला, तो जैसे मैं अगर इनकम की बात करूँ, तो लगभग मेरे डेटा वगैरह में भी कोई भी ज़्यादा एसटीज़ वगैरह के मेंशन्स नहीं थे कि किस प्रकार से वो हैं। तो रिसोर्सेज़ की जो है मुझे डायनामिक्स दिखी कि किसी कम्युनिटीज़ के पास में है, तो किसी के पास में नहीं है। बट ये है कि लैंड्स होल्डिंग सबके पास में है। और एक है कि मार्केट पोजीशन जैसे मैं इस इलाके की देखता हूँ, तो हाँ, कि किस प्रकार से एक कम्युनिटी चला रही है। तो हालाँकि दूसरी कम्युनिटी भी आती है, तो कैसे चल रही हैं और रिलेशनशिप एक बैठ रही है। तो एक तरीके से हाँ कि अगर मैं मार्केट के कॉन्टेक्स्ट से देखूँ तो हाँ, मोनोपोली दिखती है और उनकी मतलब ये ट्रेडिशन भी रही है। मैं जहाँ तक उनको समझ पाया कि वो लोग कैसे चलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो ये डायनामिक्स देखने को मिली मुझे। और जहाँ तक मैंने कम्युनिटीज़ के रिलेशनशिप को भी देखा, तो फिलहाल मेरे ऑब्ज़र्वेशन में ऐसे ज़्यादा फाइंडिंग्स नहीं रहे हैं कि ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाले या कुछ ऐसे ऑब्ज़र्वेशन नहीं मुझे देखने को मिले। शायद मैं और समय देता तो शायद मैं समझ पाता। पर हाँ। आप जो मोनोपोली का बात कर रहा था, तो उसमें मतलब मैं थोड़ा-सा समझना चाह रहा हूँ कि मतलब कुछ कम्युनिटी का मोनोपोली है, दूसरे कम्युनिटी का, तो उस तरह से आप बात कर रहे हो? सो मेरा मोनोपोली मीन्स ये है कि जो रिसोर्सेस हैं और जो ट्रेडिशंस के हिसाब में जो रेगुलर काम कर रहे हैं लोग, तो उसमें मतलब देख रहा था कि कैसे एक कम्युनिटी किस प्रकार से एक पर्टिकुलर काम को लेके एंगेज्ड है और दूसरी कम्युनिटी कहीं न कहीं ज़्यादातर वो उस चीज़ों में नहीं दिखती है। तो मोनोपोली इन द सेंस वो मैं देख रहा था। समझ गए, जो काम वो लोग जो लाइवलीहुड्स कर रहे हैं जी, उसमें जी, 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 जो जी, जी, डिफरेंशिएशन आप जी, देख रहे हो। सही है। जी। उसके अलावा मेरा एक सवाल था, जैसे अभी जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में देखते हैं, तो ये भी सुनने में आता है कि जो सरकार की तरफ से ना, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है और जो एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ये काफ़ी हद तक मतलब मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में कि उसका प्रेजेंस काफ़ी बढ़ा है ना? तो आप जिस गांव में गए थे, तो वहाँ पर क्या मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का स्टेटस क्या है, और अगर आपने अटेंड किए हो एसएचजी मीटिंग्स भी, तो उसमें आपको किस तरह का मतलब होता है ना, उसमें जो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन होता है वो आपको कैसे लगा? मैं एसएचजी की बात करूँ, तो हाँ, लगभग मैं अगर खाली दक्कोतोला की बात करूँ तो लगभग 5 एसएचजी इस गाँव में मौजूद हैं और उनका बेसिकली ये रहता है कि इनकम के लिए ज़्यादा है और लगभग महीने में 1 दिन मीटिंग होती है। हालाँकि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, पर ऐसा ज़रूर है कि मैं एसएचजी के मेंबर्स लोगों से मिला और लगभग महिलाओं से बात की, तो लगभग मेरे रिसर्च में मतलब सर्वे में भी बहुत से जितने परिवार थे वो लोग एसएचजी से कहीं न कहीं जुड़े थे। और इनकम का ऐसा था कि वो लोग साथ में मिलके मतलब लेकिन बाहरी इंटरैक्शन किसी का नहीं देखने को मिला। तो वो कम्युनिटीज़ खुद से ही मिलके जो है अपना एसएचजी कर रहे हैं। तो जैसे किसी को अगर पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो लोग वहाँ से ले रहे हैं। और लगभग हर गाँव मुझे एसएचजी की मौजूदगी है, पर जैसे जिस हिसाब से खाली एक इनकम के सोर्सेस तो बस एक वही बन के रह गई है।
जैसे कि इनकम एक ज़्यादा बढ़ रहा है, वो वाली चीज़ें एसएचजी को लेके। और जो पीडीएस वाली जो है, तो पीडीएस का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग देखने को था कि एक गाँव में जो मैं गया था, तो लगभग उनको 3 महीने का राशन एक ही बार में मिल रहा था। तो इसका रीज़न ये था कि जो अभी बारिश के सीज़न में पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम में राशन वग़ैरह लाना बहुत कठिनदायक होता है, तो लगभग ऐसे पूरे दे देते हैं। और लगभग पीडीएस की भी मैं बात करूँ तो जैसे लोग भी ज़्यादातर इनकरेज होते हैं कि पैडीज़ वग़ैरह वो करने के लिए। फिर तो ये सारी चीज़ें थी मुझे देखने को मिली। और पीडीएस में लोगों को वही सारे सामानें मिल रही हैं, बट पीडीएस अवेलेबल है सबके लिए कि मिल रहे हैं और ज़्यादातर ले रहे हैं लोग वो सारी चीज़ें सुविधा। और गवर्नमेंट की भी मैं बात करता हूँ तो लगभग पीएम आवास योजनाएँ वग़ैरह, तो इनके बहुत ही लाभार्थी भी मुझे देखने के लिए मिले। पर ये था कि उनसे बात करने के बाद में भी पता चला कि कैसे वो जो अमाउंट उनको मिल रही है, वो इनफ नहीं रह रहा है। तो किसी के घर आधे बन के रह जा रहे हैं, या तो फिर उनको कैसे और अपने अमाउंट से देके बनाने के लिए मिल रहा है। और मनरेगा स्कीम भी चल रहा है वहाँ पर। हाँ, मनरेगा भी चल रहा है, बट फ़िलहाल 1 साल से यहाँ पे बंद था, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली, यहाँ पे बंद था। पर मनरेगा से जो है अभी फ़ॉरेस्ट में भी बहुत से काम मुझे कम्युनिटीज़ के द्वारा मतलब सुनने को आया कि मनरेगा के द्वारा किस प्रकार से फ़ॉरेस्ट में वो लोग काम कर रहे हैं कि जैसे बाउंड्रीज़ वग़ैरह बनाना हुआ या इस प्रकार से, तो जो सीएफआर वग़ैरह जिनको मिले हैं। तो मनरेगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, लेकिन इस साल मनरेगा जो नहीं मिली है, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी मिली। राइट, राइट, राइट। परिमल, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे कि हाँ, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स वगैरह को लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा और जैसे आपको मतलब आपने किया होगा, जैसे आपने फॉरेस्ट ऑफिशियल से भी बात किया है, तो उसको लेके भी थोड़ा और आप डिटेल्स रख सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ खासकर एक ट्राइबल एरिया भी है और आपने भी इंटरेक्ट किया तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, तो वो वाला पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी है ना, और भी मुझे लगता है कि पैसा भी शायद लागू है छत्तीसगढ़ में, मुझे नहीं पता है। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसकी कॉन्टेक्ट में ग्राम सभा का भी जो इम्पोर्टेंस काफ़ी बेहतर है। और लास्ट मेरा ये सवाल था कि जो आपका जो लर्निंग्स है, क्योंकि आपका पहले इंटर्नशिप है और आप इस क्षेत्र में और काम करेंगे, तो क्या जो लर्निंग्स है, अगर आप 2-3 शेयर करना चाहोगे जो आप आगे लेके जाएंगे, है ना, जो इस फील्ड वर्क से। तो मेरी लर्निंग्स में मैं ज़्यादा देखता हूँ कि सेल्फ जो है, जहाँ तक मैं खुद को ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव जैसे कहीं न कहीं मुझे सेल्फ को जो है इम्प्रूव करने में मुझे देखने को मिली। उसमें से एक कम्युनिकेशन था कि कैसे मैं लोगों को देख रहा हूँ या बातें कर रहा हूँ। और ऐसा था कि नॉन जजमेंटल वाली अ किस प्रकार से चल रही है कि लोगों को जब मैं बात कर रहा हूँ तो किस प्रकार से उनको सुनना है, ये भी एक लर्निंग रही थी मुझे कि लोग कैसे बोल रहे हैं और मैं किस तरीके से बिना ज़्यादा रिएक्ट किए उनकी बातों को रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। तो ये सब मेरा ज़्यादा इंटरैक्शन पहले नहीं रहा था, पर इस इंटर्नशिप के दौरान लगभग फ़ील्ड पे मेरा इंटरैक्शन बहुत था लोगों के साथ में। तो एज़ अ इंडिविजुअल मेरे सेल्फ को लेके मैं बहुत लर्निंग लगता है। और जो भी मैंने सीखा था थ्योरिटिकल जैसे एग्रीकल्चर के बारे में जो थोड़ा बहुत जो जानता हूँ, जो पढ़ा था, तो वो कहीं न कहीं जैसे पीआरए वगैरह हो गया, तो उनको एक जो है फॉर्मेट में लाके सच में किसी गाँव में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो उसकी एक लगभग प्रैक्टिस कहीं न कहीं वो भी एक लर्निंग रही थी मेरे लिए।
थैंक यू सो मच परिमल, यही था मेरे तरफ से। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। संगीत, एक सवाल अब संगीत ने जब पूछा तो एक सवाल ध्यान आ रहा था कि जब 3 महीने का राशन वो एडवांस में देते हैं तो पूरे साल का सिस्टम क्या है? मेरे ख्याल में ये आइडेंटिफाई अगर कर पाए होते तो बढ़िया होता। क्योंकि ये एक एस्पेक्ट देखने के मिलता है कि किस तरह का सपोर्ट तो है ही है, मगर किस तरह के चैलेंजेस बोले, या अगर बहुत अच्छे से फंक्शनिंग हो तो अच्छे से अच्छी बात है, मगर किस तरह का मैनेजमेंट है या कोई फ्रॉड भी है क्या? जो पहले उनको दे दिया जा रहा बरसात के कारण, बाद में उनको बोला जाता कि नहीं यार चलो पिछली बार तो दे दिया था। सो हाउ दैट इज मैनेजिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टोर जहाँ गांव वालों को दिया जाता है, ऐसा कुछ देख पाए? उसमें ये सारी चीजें तो फिलहाल मुझे देखने के लिए नहीं मिली। शायद मुझे और ज्यादा डीप रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। पर क्योंकि वो गांव में भी मैं बहुत कम समय ही व्यतीत कर पाया था, तो शायद इतनी डीप में मैं नहीं जा पाया उस समय। ओके। धन्यवाद आप सब लोगों को, नमस्कार। और मैं भी अभी परिमल की प्रेजेंटेशन को मैंने सुना और ये अच्छा लगा कि परिमल ने काफी लगाव के साथ समझने की कोशिश की है ग्रास रूट रियलिटी क्या है और किस दुनिया कर रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं उनसे लगभग हाईलाइट की है। और एक अभी बिल्कुल नए इंटर्न के लिए इस तरह से तमाम सारी जो हकीकतें हैं उनको केवल 1 महीने के स्टडी में उसको निकाल पाना और जो कम्युनिटी की डायनामिक्स हैं उनको भी समझना, ये बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए परिमल काफ़ी बधाई के पात्र हैं। और आप सब लोग भी, हेमंत, मृगेन और अमोल भी और पूरी टीम, आप लोग भी परिमल को उत्साहित करने के लिए आप लोगों को भी मैं बधाई दूंगा। और ये सब आप लोगों के एक मिले जुले प्रयास का परिणाम है कि परिमल को एकदम से जो हमारे हम कह सकते हैं कि सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं और सबसे जो उपेक्षित समुदाय हमारे हैं, उन सब की वास्तविकता को समझने और का मौका मिला। और अब दूसरा उनका ये भी इससे ये होता है कि ऐसे टाइम पर जब हम किसी स्टडी को करते हैं और उससे जब हम गंभीरता के साथ उस काम को करते हैं तो आने वाले भविष्य में कम से कम उनका अपना ओरिएंटेशन उस समुदाय को देखने का, जो एकदम गरीब लोग हैं उनके प्रति काम करने का एक जो भाव बन जाता है और वो आजीवन भी बना रहता है। तो ये इंटर्नशिप की मेन बात यही होती है। और इसमें परिमल ने और आप सब लोगों ने परिमल को आगे बढ़ाने में जो काम किया उसके लिए मैं पुनः बधाई देता हूँ। और मैं ज्यादा न कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी, सभी साथियों को पुनः एक बार जय जोहार। ये इस परिमल भाई के आगमन जो हमारे संस्था में हुआ है और इनकी जो 1 माह की जो जर्नी थी इंटर्नशिप को लेकर के, उस पूरी जर्नी में मैं साथ में रहा। शुरुआत के दौर में जब परिमल आया तो उससे वो मेरे से नया था, मैं उनसे नया था। मैंने जो मेरा पुराना अनुभव है जिन संस्थाओं में, जिन इंटर्नशिप साथियों के साथ मैंने जो काम किया है उसको मैं इनके सामने में रखा कि आप रिसर्चर के रूप में आए हैं कि आप इंटर्नशिप के लिए आए हैं कि पीएचडी करने के लिए आए हैं, ये मुझे पहले बताओ। तो इन्होंने बोले कि नहीं, इंटर्नशिप के लिए आए। तो मैं बोला आप इंटर्नशिप के लिए आए तो आप
यहाँ से क्या करना चाहते हैं, आपका वर्क क्या है, क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, क्या ले जाना चाहते हैं। तो इन्होंने फिर बताया कि मेरे को लोगों के कल्चर के बारे में जानकारी चाहिए, गांव की आर्थिक सामाजिक और यहाँ की लोक संस्कृति परंपरा जाति रीति रिवाज आदि इत्यादि चीजों के बारे में जानकारी लेना है। फिर इन्होंने बताया कि नहीं, मेरे को कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उनके साथ जानकारी लेना है। तो मैंने इनको ये बोला कि जानकारी गांव वालों से लोगे या संबंधित विभाग से लोगे, ये मेरे क्लियर क्लियर बता दीजिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, कुछ कम्युनिटी के साथ, कुछ इंडिविजुअल रूप से, कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसों में जाकर के ये सारी जानकारी निकालना पड़ेगा। तो मैं बोला किस किस से निकालोगे आप, मेरे को पूरा एक लिस्ट बना दो। तो परिमल बोले कि अब जब हम अभी फिर प्राइमरी तौर पर जो लोकल में जो जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं वो करेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो परिमल ने थोड़ा सा वो जानकारी देने में थोड़ा सा, इनका भी ये पहला अवसर था तो इनको भी कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं बोला कि मेरे पास है जो पुरानी जानकारी, जो जिस प्रकार से बाकी साथी लोग करते हैं, तो मैंने वो किन किन लोगों के साथ आपको करना चाहिए, इनमें से जो आपको आवश्यक है उनको आप चिन्हांकित कर दीजिए। तो मैं इनको शेयर कर दिए, इन्होंने चिन्हांकित कर दिए। तो उन उन लोगों के पास केवल मैं पहुंचाने का काम कर दिया, क्योंकि नया आदमी को पहुंचने में देर लगता है। एक तो सीजन बरसात का था, तो ऐसे भी हम लोग परेशान थे गांव में जाने से, रास्ते की दिक्कत, गाड़ियों की दिक्कत, दूसरी बात लैंग्वेज की दिक्कत, और तीसरी चौथी बात यह है कि एक नया व्यक्ति था। तो इसलिए यहाँ इनको सपोर्ट की जरूरत थी, और इनको ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी कि जो उन गांवों से, उन रास्तों से, वहाँ के कल्चर से परिचित हो, जिसमें कि दिक्कत तो इनको आएगी, जिसको करना है, जिसको सीखना है, समझना है, वो दिक्कतों को तो झेलता ही जाएगा। तो इन्होंने बताया कि नहीं, मेरे को इनसे मिलना है, इनसे मिलना है। तो ठीक है, मैं अपने स्तर से मैंने उन तक पहुंचाने का काम करता था। और मेरा जो किसी से भी अगर मिलना था तो अपनी जो फॉर्मेलिटी है, मैंने वो अपना परिचय दे करके बस शांत रहता था। तेरे क्या पूछना है सामने वाले से तो पूछ ले, तो तू सीखने आया है। तो ये अपने स्तर से जानकारियां निकालता था। हालांकि परिमल ने अभी तक मैं सुन रहा था इसी बात को, मेरे बार बार मेरे दिमाग में खटक रहा था कि ये किन किन लोगों के साथ संपर्क किया है इंडिविजुअल रूप से। तो उसको ये बता नहीं पाया। हालांकि ये बात में कुछ कुछ अपने जो शेयरिंग कर रहा था उसमें से कुछ बातें बता रहा था, पर मैं संबंधित विभाग के इन व्यक्ति से मिलकर के ये जानकारी लिया तो ये पता चला। तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा था, और अभी 2 घंटे के समय में कितना ये बता पाएंगे। फिर भी मैं अपने तरफ से इनको पूरा हमारे संस्था की ओर से जो मेरा दायित्व बनता है वो वहां तक मैंने अपना सपोर्ट किया हूँ। बाकी परिमल जी अपने विवेक से, अपने क्षमता के आधार पर जो जानकारी निकाले हैं, जो अनुभव किया है, वो बहुत अच्छा रहा। परिमल जी का भी बहुत अच्छा रहा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि परिमल ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो जिस भी गांव में ले जाता था तो उसी गांव के कम्युनिटी वाले मिलते थे, क्योंकि ये पूरा जिला ही मतलब ट्राइबल कम्युनिटी का है। तो उनको लगता है कि हमारा जात भाई रिश्तेदार आ गए। तो इनको मजाक में बोलते थे, यार हम लोग तो चाय नहीं पीते भाई, हम लोग तो कच्ची महुआ शराब पीते हैं, तो आप तो पीते ही होंगे करके। तो वो मजाक के तौर पर लेते थे। तो ये बोलता भैया मैं शराब नहीं पीता। तो इनको हंसते थे कि तुम कैसे कर ट्राइबल कम्युनिटी को ये नहीं पीते हो करके। और दूसरी तरफ उनको बहुत बड़ा प्राउड भी होता था कि हमारे जाति समुदाय का व्यक्ति
एक गांव का लड़का दिल्ली तक पहुंचा है। और हमारा इंट्रोडक्शन देने का था कि दिल्ली का नाम तो सभी जानते हैं, पर दिल्ली में ये यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग उनको बताते थे। गूगल में भी सर्च कर लो बोले, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपके ही जाति समुदाय का लड़का पढ़ रहा है, तो अपने जाति समुदाय को अपनी जानकारी, अपने क्षेत्र की जानकारी आप खुल करके दो, तो उनको एक अपनापन का भाव लगता था। एकदम खुल करके कम्युनिटी बताते थे। और इनको मैं बार बार बोलता, तुमको जो भी पूछना है पूछो, मैं नहीं पूछता कुछ। तो ये अपने इस तरह से उनसे जो जानकारी निकाली है उन्होंने अभी आप लोगों के सामने शेयर भी किए हैं। और जी बस मेरे तरफ से फिलहाल इतना ही। और परिमल भाई के काम को लेकर के जो यहाँ से हमारे से जो जानकारी लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम दीदी से सुनते हैं, क्योंकि दीदी समग्र सृष्टि को लीड करती है। वुमेन लीड एक ऑर्गेनाइजेशन है और मतलब काफी सारा काम करते हैं, मगर दीदी का भी ऑब्जर्वेशन शेयरिंग अलग से भी होता है। और दीदी और जयदेव भाई बहुत संगठित रूप से पूरे फील्ड को मैनेज करते हैं। तो दीदी से भी सुनना चाहेंगे। दीदी प्लीज। तो सबको फिर से जय जोहार। तो अभी परिमल जी यहाँ 1 महीने से मतलब रह रहे हैं और अपनी इंटर्नशिप के लिए जो आए हैं, तो बहुत सी जानकारियां इन्होंने अच्छी तरीके से निकाली। और हम हमारे से जितनी मदद हो सकती थी हमने की है। और कुछ और जानकारियां छूट भी गई होंगी इनकी, क्योंकि ये समय जो है छत्तीसगढ़ में हमारा अभी रोपा का समय चल रहा है, तो इसकी वजह से उनको गांव में बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि लोग जो है दिन में मिलते नहीं थे। तो जो भी कुछ करना था तो शाम के वक्त या एक तो सवेरे जाकर उनको जानकारी या कुछ जो भी है करना था, निकालना था। उसकी वजह से भी इनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अच्छी तरीके से अपना जो इंटर्नशिप का जो भी काम है वो किया है। और हमारे से भी जो कुछ जानकारी थी उन्होंने संस्थागत हो या और भी कुछ विषय के संबंध में, तो जितना हमसे बन सकता था हमने उनको मदद की। और अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ समय बिताया और अपना कार्य को पूरा किया। और बस मैं इतना ही। तो थैंक यू सबको इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। और परिमल और अमोल को तो सबसे ज्यादा थैंक्स, क्योंकि टाइमली खत्म कर देने के लिए। जनरली होता है कि 6 हो गया, अच्छा 6:30 फिर 7। तो बहुत बढ़िया और थैंक यू सबको।